नमस्कार मित्रों। पश्चिम बंगाल में मतदान समाप्त हो गया। वैसे तो पश्चिम बंगाल में नहीं, असम में भी समाप्त हो गया, तमिलनाडु में भी हो गया, केरल में भी हो गया और पुडुचेरी में भी हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल का युद्ध बहुत दिलचस्प है। ममता बनर्जी साल 2011 से वहां पर सत्ता में काबिज है, वो और उनकी पार्टी। और उसको हटाने के लिए सेंटर में मौजूद बीजेपी पुरजोर कोशिशें कर रही है पिछले कुछ सालों से। कई जो एग्जिट पोल्स हैं कल के मतदान के बाद जो आए, उसमें उन्होंने बीजेपी को इस बार कामयाब दिखा दिया है। लेकिन सच क्या है? सच असल में कहां खड़ा है? क्या वाकई ऐसा हुआ है कि बीजेपी वहां की सत्ता में आ जाएगी और इतने सालों से काबिज ममता और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर चली जाएगी? अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा? इस चुनाव में बार बार ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका संदेहास्पद है? इस चुनाव में बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर चुनाव फेयर हुए तो ऐसा होगा वैसा होगा? आइए समझते हैं। सुरजीत दासगुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमाल की बात यह है कि दासगुप्ता साहब पश्चिम बंगाल से हैं, बंगाली जानते हैं, लेकिन इनकी अपब्रेकिंग हिंदी बेल्ट में हुई है और हिंदी की पत्रकारिता और अंग्रेजी की पत्रकारिता भी लंबे समय से करते रहे हैं उत्तर भारत में। स्वागत है सर आपका। आपका जो ये दो जो दो चीजों पर जो एक साथ पकड़ है, यह आपको बहुत एक यूनिक व्यक्ति बना रही है इस समय, इस पर्टिकुलर कालखंड में। इसलिए मैं जी विशेष रूप से आपका स्वागत करता हूं। हम पहले भी बात कर चुके हैं और बड़ी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई थी, जिनको मैं भी चकित होकर सुन रहा था उस वक्त। और जिन्होंने भी देखा उन सब ने, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया आपकी बातों से। उनको बहुत कुछ नया जानने को मिला। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया। अब तो सब लोग परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ईवीएम में क्या कैद हुआ है। आपकी जानकारी क्या है? देखिए, आपने जो मेरा परिचय दिया उसमें कहीं एक आध प्रश्न भी छिपे हुए थे, तो इसलिए आपके दर्शकों की जानकारी के लिए आपने जो स्पष्ट तौर पे प्रश्न किया, उस पे आने से पहले आपकी भूमिका में जो प्रश्न निहित थे उनका मैं उत्तर देता हूं। कई बार क्या होता है कि उत्तर भारत के जो पत्रकार हैं, वो उत्तर भारतीय होने के कारण जो दूर दराज के राज्य हैं उनके विशेषकर जो उनकी संस्कृति है और वहां का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसकी जानकारी नहीं होती। अब देखिए, जब चुनाव होता है तो वहां पत्रकार पहुंच जाते हैं। बंगाल में भी पहुंचे थे बहुत सारे, यहाँ नोएडा के, दिल्ली के पत्रकार, और उनके प्रश्नों से पता चल रहा था कि क्या एग्जैक्टली पूछना है वो उनको नहीं पता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई एक बड़े चैनल से एक पत्रकार गए और उन्होंने माइक थमा दिया किसी के सामने। एक मुस्लिम बहुल इलाका था और उसने पूछा कि ओवैसी के क्या चांसेस हैं। अब जो है, ओवैसी कुछ खास फैक्टर नहीं है, लेकिन उस पत्रकार को ओवैसी की ही जानकारी है। अगर आपको मुसलमानों से मुसलमानों की पार्टी के बारे में पूछना है बंगाल में जाकर, तो आपको आईएसएफ के बारे में पूछना चाहिए, आपको एजेयूपी के बारे में पूछना चाहिए जो हुमायूं कबीर की पार्टी है। आप ओवैसी के बारे में पूछ रहे हैं, चूंकि वो जो है एक नेशनली नोन फिगर है, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे कि बतौर राजनीतिक दल बीजेपी जब आज से करीब 10 साल पहले बंगाल में घुसी तो उसे भी नहीं पता था कि बंगाल में करना क्या है। बल्कि उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताऊं, शायद आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि 2015 की बात है, आज से 11 साल पहले, जब बीजेपी पूरा प्लान बना रही थी बंगाल में प्रवेश करने की, तो उन्होंने दिल्ली नोएडा में बसे 35 बंगाली पत्रकारों को बुलाया था बंगाल को समझने के लिए। और उस समय उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था अशोक रोड पर। तो अशोक रोड की बगल में जो बिल्डिंग है, वहां पे 15 नंबर अशोक रोड पर उन्होंने, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया के हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स के हो, और जो बांग्ला अखबारों के जो यहाँ पे स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स हैं, उन सबको बुलाया कि हम बंगाल में प्रवेश करने से पहले आप सभी से, चूंकि आप बंगाली है, हम बंगाल को समझना चाहते हैं और तब जाके हम प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने के बाद भी पिछले 10 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा, वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि ये तो बाहरी लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है।
बल्कि केवल यही नहीं, मैं जब पायनियर अखबार में काम करता था, ये 2005 से 2008 की बात है। उस अच्छा। समय हमारे बॉस हुआ करते थे चंदन मित्रा। उन्होंने दो बार बीजेपी के टिकट से हावड़ा से चुनाव लड़ा और अच्छा। दोनों बार वो हारे, पराजित हुए। और पराजित होने के बाद उन्होंने कहा कि जब वो LK आडवाणी आदि जो यहाँ के शीर्ष नेता हैं, उनको ये समझाने की कोशिश करते थे कि बीजेपी के लिए मूल चुनौती क्या है बंगाल में, वो समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसी बात बंगाल के अलावा कहीं नहीं होती जहां पर आपके घर पे आकर डराया धमकाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम बंगाली लोग जो हैं वो कई बार बहुत हम लोग बातचीत करना पसंद करते हैं और चर्चा अक्सर राजनीति की तरफ घूम जाती है, और फिर हमारी बातचीत से ये अंदाजा लग जाता है कि हमारा झुकाव, हमारा रुझान किस तरफ है। उसके बाद हम जिस पड़ोस में रहते हैं, वो पूरा का पूरा पड़ोस जो है, अगर हमारी बातचीत से लगा कि हम प्रो ऑपोजिशन है, प्रो इनकम्बेंट नहीं है, तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कभी घर पे पथराव होता है, कभी घर पे पथराव होता है, आपकी अगर गाड़ी बाहर रखी है उसका शीशा तोड़ दिया जाएगा, अगर बाइक रखी है उसकी सीट फाड़ दी जाएगी, ये सब तो है ही। और चुनाव जब बिल्कुल एकदम नजदीक आ जाएगा तो आपके घर पे आके वो धमकी देंगे, या फिर आप बूथ पर चल के जा रहे हैं, वहां पे रास्ते में रोक लिया जाएगा, बोला जाएगा कि आपका वोट डल चुका है, आप जाइए घर वापस। और उसके बाद जो है एक एक TMC का कार्यकर्ता, पहले जो CPM का कार्यकर्ता हुआ करता था, वो कोई 3 बार वोट डाल रहा है, कोई 5 बार वोट डाल रहा है, ना तो उसके उंगली में स्याही लगाई जा रही है, और जो अफसर बैठे हुए हैं अंदर और जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं बस देख रहे हैं। तो चंदन मित्रा ने कहा था आडवाणी जी को कि जब तक आप वोटर को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति बदलेगी नहीं, हमारे सिर्फ चुनाव प्रचार में जाने से कोई स्थिति बदलेगी नहीं। और ये बात 2021 तक भाजपा को समझ में नहीं आया था, बल्कि मेरे जो सूत्र हैं भाजपा में वो हमें कहते हैं कि हमसे 5 साल पहले ये गलती हुई थी कि हमने सोचा था जैसे हर राज्य में हमारा कोई ना कोई एक प्रतिस्पर्धा करने वाला अगला कोई होता है, तो इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस भी एक और राजनीतिक पार्टी है, वो उनसे भी मुकाबला है। तो जैसे हम राजद से लड़ते हैं, जैसे सपा से लड़ते हैं, जैसे NCP से लड़ते हैं, वैसे हम इनसे भी लड़ लेंगे। बाद में हमें समझ में आया 2021 के अनुभव के बाद कि हम तो माफिया से लड़ रहे हैं, हम किसी एक और आम पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे हैं। तो माफिया के साथ लड़ने के लिए हमारी वैसी तैयारी होनी चाहिए जो हमारी थी नहीं। इसके अलावा भी कई सारी गलतियां बीजेपी ने की थी पिछली बार, जिसमें से सबसे प्रमुख है कि बहुत सारे जो टर्न कोट्स हैं, जो आया राम गया राम जो हैं तृणमूल कांग्रेस से, वो आए थे, उन पे भरोसा करके उनको टिकट दिए गए थे और वो हारते ही वापस भी चले गए। तो इस बार अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि अब आपको क्या लग रहा है, अब मुझे क्या लग रहा है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अगर सतही तौर पे हम देखें बंगाल को, तो हवा बीजेपी की तरफ है। मेरी आपसे जब पिछली बार बात हुई थी तो वो 2025 में हुई थी, जब मैंने कहा था कि बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है, तृणमूल कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत है। और उस समय और आज के बीच लगभग 4-5 महीने का फासला है, और इस फासले में जो अंतर आया है, विशेषकर जनवरी से इस साल, भाजपा की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि उसका संगठन गांव-गांव में मजबूत नहीं था। लेकिन जिस इंटेंट के साथ और एक तरह से विथ वेंजेंस वो जिस तरह से उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि लोगों के अंदर, विशेषकर हिंदुओं के अंदर, तो बहुत सारा क्षोभ था, क्रोध था, हताशा थी, उसको बस टैप करने की आवश्यकता थी। अच्छा। और उसको टैप करने के लिए जिस प्रकार से ये मैदान में उतरे, अंतिम जो 3 महीने हैं, तो वो हर तरह से छा गए। और जिस प्रकार से जब तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जब जारी किया, उसकी विश्वसनीयता लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि पिछले 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया विकास के नाम पर। अच्छा। तो वो हंसी उड़ाई जाने लगी। और वो जो एक बात कही जाती है अक्सर, अभी मैं कल परसों एक चैनल पे सुन रहा था, एक कथित विशेषज्ञ कह रहे थे कि अगर
हर राज्य में अगर भत्ता से वोट में लाभ होता है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होगा? ममता बनर्जी तो कई सारी भत्ताएं देती है। अब देखिए अंतर क्या है, अगर आप यूपी में भत्ता देते हैं या महाराष्ट्र में भत्ता देते हैं, तो महाराष्ट्र का उसकी इकोनॉमी की तो बात ही क्या कहें, नंबर 1 इकोनॉमी है पूरे भारत में। और यूपी जो है वो धड़ल्ले से ऊपर आ रही है, बीमारू जो टैग है वो पीछे छोड़ चुकी है। वहां पर अगर आप भत्ता देते हैं तो मतलब इकोनॉमी की हालत अच्छी है अर्थव्यवस्था की, उसके ऊपर एकाध लोग जो छूट गए उनको आप भत्ता दे रहे हैं। अब यहां ममता क्या कर रही है, 100% को भत्ता दे रही है, नौकरी नहीं दे पा रही है। अब 1500 रुपए महीने में परिवार नहीं चलता। ये जो है घर घर की बात है, जहां पर 10 रुपए में झालमुड़ी इतना मिल जाता है जी, सुजीत दादा, 10 रुपए में इतनी झालमुड़ी मिल जाती है कि हाँ, एक व्यक्ति भी खा लेता है और आसपास मौजूद लोगों को भी खिला देता है उसको। जी। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार के इन्फ्लेशन वहां पे कम है, महंगाई कम है वहां पे। नहीं, देखिए महंगाई कितनी भी कम हो, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक बांग्ला चैनल पे कह रहा था कि मैं कलकत्ता के एयरपोर्ट पे उतरा, वहां से मैंने टैक्सी ली, या मुझे अगर लगा कि नहीं सड़क पे शायद कहीं जैम हो जाएगा तो मैंने लोकल ट्रेन ले लिया अपने घर तक पहुंचने के लिए। अब लोकल ट्रेन से मैं उतरा स्टेशन पे, वहां से मुझे घर तक रिक्शे में जाना है। अब वहां से मान लीजिए किराया है 20 रुपए, रिक्शे वाले को लगा कि ये दिल्ली वाला आदमी है, इसके पास पैसे होंगे, वो मुझसे 50 रुपए मांगता है। अच्छा। और मैं घर पहुंच के खुशी खुशी उसको 50 रुपए दे देता हूं। उसको लगता है कि हमने तो ठग लिया इसको। अब मुझे पता है कि 20 रुपए किराया है, लेकिन गरीब आदमी है सोचकर मैंने दे दिया, और मुझे इतना चुभा नहीं। अगर मैं कलकत्ता का निवासी होता तो मुझे चुभता, मैं 50 रुपए नहीं देता, मैं दे नहीं पाता, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। रिक्शे में लोकल ट्रेन के स्टेशन से घर तक पहुंचने के लिए मैं 50 रुपए नहीं दे सकता अगर मैं वहां का निवासी होता तो। मेरी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती। जी, तो जी, जी। इसलिए वहां का जो आप कुछ भी, जैसे आप कहीं पर खाने के लिए जाइए, किसी ईटरी मैं में ये कह रहा जाइए। था सुजीत दादा, मैं कह रहा था, सिर्फ इतना कह रहा नहीं, था मैं, आपने आपकी इन्फ्लेशन बात की सही है। बात कही ना, आपने इन्फ्लेशन की बात कही, तो इन्फ्लेशन के बावजूद वहां जो जितना पैसा मिलता है ना उससे चलता नहीं है। एक महीना नहीं चला सकते आप उससे, 1500 रुपए से। ये तो नोएडा में भी नहीं चलता है सर, यहाँ भी मजदूर जो है वो नहीं, समय पर नोएडा तो खैर बहुत अच्छी इकोनॉमी है। मैं गरीब इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, वहां पे सब चीजें सस्ती है, बात सही है, लेकिन सस्ती होते हुए भी आप 1500 रुपए में नहीं चला सकते महीना। अच्छा, तो अब सर इसी बात के बाद हम चुनाव पे आते हैं। और आपने जो एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि वहां पर जो जाता है, अगर वो कभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शामिल होता है और उसको अगर ये उसके बारे में पता चल जाए कि ये फलाना के प्रति अपना झुकाव रखते हैं, तो वहां पर चीजें हिंसक हो जाती हैं और किस्म किस्म से आपको परेशान किया जाता है। ये बात मैंने इससे पहले भी सुनी है, कुछ लोग जो बंगाल से हैं या यहाँ रहते हैं उन सब के मुंह से, और आप दरअसल उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं बेसिकली उस चार्ज को। अब इस बार आपने कहा कि बीजेपी एक नई स्ट्रेटजी के साथ उतरी और इस बार हवा बीजेपी के पक्ष में है जी। तो क्या इस वजह से, क्योंकि लगभग 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, या क्या इस वजह से क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वहां पर कुछ 100 के करीब मात्र 100 की वारदात वैसे पूरे देश में कहीं और हो जाए तो बड़ी वारदात मानी जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको छोटा कहा जा रहा है, तो 100 के करीब जो छिटपुट हिंसक घटनाएं हुई, उसको एक किस्म से सीआरपीएफ या सीएपीएफ का कंट्रोल माना जाए, उनका प्रभाव माना जाए, जिसकी वजह से गुंडागर्दी नहीं हुई और हवा बीजेपी के पक्ष में चलने लग गई। देखिए, गुंडागर्दी तो हुई, लेकिन आपका पहला प्रश्न एसआईआर के बारे में है, तो पहले उसका उत्तर मैं दे देता हूं। एसआईआर में ऐसे ऐसे लोग छट गए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 42 साल का एक आदमी, उसका 32 साल का बेटा और 22 साल का पोता, हो सकता है, मतलब 10 साल में वो बाप बन गया, 20 साल में वो दादा बन गया। वो एक ऐसा परिवार जिसके 308 बच्चे, ये हो सकता है।
जिसमें से बहुत सारे जो है एडल्टहुड को प्राप्त कर चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, वोट देने लगे हैं। ऐसे ऐसे लोग, ब्रात्य बसु जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके पिता की मृत्यु 15 साल पहले हो गई, अभी 2025 तक वो वोटर लिस्ट में थे। अच्छा, तो जो लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि गलत लोगों का, मतलब सही लोगों का भी नाम बाहर रह गया, वो इस तरह के उदाहरण को छुपा रहे हैं। और हमने यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में भी देखा कि ये केवल बंगाल की बात नहीं है, हमारे यहाँ के भी कई लोगों को परेशानी हुई है वोटर लिस्ट में दोबारा नाम लिखवाने के लिए। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये किसी राजनीतिक मंशा के अंतर्गत वो काम नहीं करते। उनको देखना है भाई 2002 का कट ऑफ डेट है, वहां तक आपकी जो वोटिंग इतिहास आपका वहां तक पहुंचता है क्या, एक तो वो देखते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहे होंगे, आपके माता पिता का देखते हैं, घर के और अन्य लोगों का देखते हैं, हर तरह के पैरामीटर्स को देखकर उसके बाद वो तय करते हैं कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। उसमें जो बिल्कुल आपने सही कहा सर, इसमें जो चार्ज है सर मैं वो बता दूं जी, इसमें जो आरोप लग रहा है मैं जरा उसको हाईलाइट कर दूं तो आपका उत्तर शायद लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आरोप ये है कि 89 लाख तो टोटल नाम हटाए गए, और इसमें पहली बार जो 19 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल्स बने, उन्होंने कछुए की चाल से काम किया, और उस 19 ट्रिब्यूनल में 34 लाख लोगों ने अप्लाई किया। सर ये 350 वाले उदाहरण 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ये अतिशयोक्ति है। ऑन एवरेज मैंने जो देखा, क्योंकि जिन जिन को फॉर्म 6 मिले, और उन्होंने कहा फॉर्म 6 उनको मिलता है जिनको लगता है कि वो वैलिड वोटर्स हैं फिर भी छट गए हैं, और उन्होंने फिलअप करके जब जमा करने वो गए तो वो अपने अपने राजनीतिक एजेंट्स के साथ गए। कोई तृणमूल के एजेंट के साथ गया, कोई भाजपा के एजेंट के साथ गया, कोई कांग्रेस के, कोई सीपीएम के, कोई आईएसएफ के, कोई एजेयूपी के, वगैरह वगैरह। और उनकी मौजूदगी में ही जांच हुई कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। और उसमें से प्रत्येक बूथ में आप समझ लीजिए कि 5 से लेकर 100 लोगों तक जो है ऐसे एंटर कर गए। किसी किसी विधानसभा क्षेत्र में 1000 तक जो है वो ट्राइब्यूनल में ओके हो गए और वो एंटर कर गए, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो। और इसके अलावा जो, अगर आप स्थानीय खबरों पे जाए, जो बांग्ला में जो खबरें छपती हैं, तो वहां पर ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही थी जब ये ट्रिब्यूनल का भी एक्सरसाइज खत्म हो गया उसके बाद। अब आते हैं सुरक्षा कर्मियों की तत्परता पर। नहीं सर, तो जैसा मैंने कहा, ट्रिब्यूनल वाली बात पूरी कर ले सर, जरा मुझे समझाइए प्लीज। 5 लाख जो है वो 2 राउंड्स के बीच में डिलीट कर दिए गए और रिकॉर्ड पर 58 लाख पहले फेज से पहले डिलीट कर दिए गए नाम, और 60 लाख सेकेंड फेज से पहले अंडर वॉच कर दिए गए, अंडर एडजुडिकेशन कर दिए गए। 60 लाख नाम, ये बहुत बड़ी संख्या है जी। और इस बीच में 5 लाख हटा दिए गए। अब इनमें से 27 लाख डिलीट हो गए। जो 60 लाख अंडर एडजुडिकेशन थे दूसरे राउंड के लिए, उनमें से 27 लाख नाम डिलीट किए गए, और इनमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से थे। तो क्या इस वजह से बीजेपी की हवा मानी जा रही है? भाई ये तो वोट हम मालूम था किधर जाने वाले। देखिए, मुस्लिम आबादी का जहां तक प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में 3 जिले हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहां पर सिर्फ मुस्लिम भारी संख्या में नहीं है, बल्कि वो अल्पसंख्यक नहीं है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, फिर हुगली, फिर हावड़ा, थोड़ा बहुत वर्धमान, फिर काफी हद तक नदिया, ये ऐसी जगह पे हैं जहां पर अच्छी संख्या में मुस्लिम है, लेकिन वो संख्या बहुल नहीं है, वो अभी भी जो है अल्पसंख्यक हैं। अच्छा। तो ऐसे में जिन जगहों पे भारी संख्या में देखा गया कि मुसलमानों के नाम कटे, उनमें से बहुत सारे घुसपैठिए भी तो थे। और आपने देखा होगा कि एसआईआर की शुरुआत वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए थे कि बांग्लादेशी भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वोटर से नाम कटना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उनको ऐसा लगा कि ये सिटीजनशिप चेक के समान है। और इसके बाद हमारी अच्छी बात, हमारी नागरिकता पर
इस बार प्रश्न उठेगा और हमें पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद होता क्या है कि जब आप डिपोर्ट करने जाते हैं, जैसा कि हिमंत बिस्वा शर्मा अक्सर कहते हैं अपने इंटरव्यूज में कि हम डिपोर्ट करने जाते हैं तो बांग्लादेश की अथॉरिटी उनको वापस लेती नहीं है, फिर उनको हमें डिटेंशन सेंटर पर रखना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमारी अथॉरिटी को उनको वापस नहीं करना पड़ा, वो डर के मारे भाग गए। तो डर के मारे जब भाग गए और उनके इलाकों में एसआईआर हुआ तो उनके नाम कट गए, वो थे ही नहीं वहां पर। और इसके अलावा यही तो इसी पॉइंट पे तो मैं आ रहा हूं, अगर वो डर के मारे भाग गए, उनके नाम कट गए, तो फिर सर ये जो ट्रिब्यूनल 19 बनाए सुप्रीम कोर्ट में, इसमें 34 लाख लोग कैसे पहुंच गए अप्लाई करने के लिए? और उनमें से डिसाइड कितने किए? 34 लाख लोग सर, बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत बड़ी। आप देखिए, इनमें से पहले राउंड के लिए 139 नाम क्लियर किए सिर्फ इन ट्रिब्यूनल्स ने, और दूसरे राउंड के लिए 1468 नाम सिर्फ। इसको, इन आंकड़ों को समझने के लिए मैं आपको असम से एक और उदाहरण देता हूं। हम सबको पता है कि असम में एनआरसी फेल हो गया था। फेल होने की वजह, सबसे बड़ी वजह क्या थी? एनआरसी तो पूरे देश में होना था लेकिन नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ असम में पूरा किया गया था। और वो एक्सरसाइज जो है वो विफल रहा। क्यों विफल रहा? जैसे मान लीजिए कि हम और आप एक परिवार के हैं, हम दोनों मुसलमान हैं, और मैं आपसे कह देता हूं जिस दिन अफसर आए सब कुछ जांच करने के लिए, तुम घर पे मत रहना और उनके सामने भी मत आना, ठीक है? आप आते नहीं है, आपका नाम कट जाता है। जब रिजल्ट आ जाता है कि कौन कौन वैलिड है और कौन इनवैलिड है, तो आप शोर मचाने लगते हैं, देखिए हमारे भाई साहब का हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि मेरा भाई जो है वो घुसपैठिया नहीं है लेकिन मैं घुसपैठिया हूं? इस तरह से सैबोटाज किया जाता है एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज को, जहां पर कि कई लोग जानबूझकर, एक ही परिवार के, जब बीएलओज आते हैं और उनका जो उनकी गणना होती है, उस समय उस एक्सरसाइज के बाहर जानबूझकर रहते हैं। और उसके बाद सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो भारतीय सरकार का जो एक एक्सरसाइज है, जो इंडिया का एक एक्सरसाइज, ये एक ढकोसला है, इस पर विश्वास मत कीजिए। इसको साबित करने के चक्कर में चुनाव गंवा देगी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कि किसी को सबोटाज कर दे, किसी की छवि खराब हो जाए, इसलिए चुनाव हार जाएगा कोई। ये एक फैक्टर है। मैंने और भी फैक्टर्स आपको बताए। दूसरा फैक्टर मैंने जैसा बताया कि 42 साल का आदमी है, उसका 32 साल का बेटा है और 22 साल का पोता है। मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, होंगे ऐसी बात, बिल्कुल 10 साल की। हाँ, तो और एक परिवार में एक व्यक्ति को 308 बच्चे हैं, और 308 बच्चे जो है, अगर आप 4 पत्नी भी मान लेते हैं तो 308 बच्चे नहीं हो सकते, नहीं संभव है। सही बात है। ठीक है। तो ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ना कि इतने लाख लोग जो है बाहर रह गए, सर, इतने लाख इन्होंने ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया, और ये 19 ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने। उन्होंने अप्लाई नहीं किया। चक्कर ये है, ये जब ये अप्लाई करने की बारी आई तो सामने बहुत कम लोग आए। ये जितने लाख लोगों की बात आप कर रहे हैं सर, मैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र से आप देखिए, विधानसभा क्षेत्र कितने 294 हैं। हाँ, उसको आप 1000 से भी गुना कर दे, 2,94,000 होता है। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और इससे ज्यादा लोग आए ही नहीं ट्राइब्यूनल के सामने। जो मैंने फॉर्म 6 की बात कही, सर, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की रिपोर्ट दे रहा हूँ, इसमें ही ये मेंशन है। मैं पढ़ देता हूँ, बल्कि क्या है ये रिपोर्ट। 30 जस्ट अ सेकंड सर, मुझे आप एक सेकंड दें। बहुत पढ़ने के बाद मैंने ये जब चौंकाने वाले फिगर्स देखे, तो मुझे लगा कि इस पर आपसे बात पर्टिकुलरली बहुत जरूरी हो जाती है, और इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया, क्योंकि सामान्य बुद्धि से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि 34 लाख लोग किसी स्टेट के अगर अप्लाई करें कि भाई हमको वोटर नहीं बनाया जा रहा है, तो सर ये तो बहुत बड़ा डेंट है चुनाव आयोग के ऊपर। और आपने कहा भी कि बहुत सारे जेन्युइन लोगों का नहीं बना, ये भी एक सच है। उसमें हिंदू भी क्या अगर उसमें हिंदू भी थे? बिल्कुल हिंदू भी थे, करेक्ट। बीजेपी के भी ये है। ये देखिए, ये जो हिंदू की रिपोर्ट आप कह रहे हैं, मैंने भी खोल लिया है, और ये 23 अप्रैल का रिपोर्ट है। इंक्लूजन इज मिनिस्क्यूल कंपेयर टू 27 लाख डिलीशंस
during the adjudication process, which involved over 60 lakh voters. लेकिन ये इन 27 लाख लोगों ने अप्लाई किया, ये नहीं लिखा है रिपोर्ट में। 27 लाख डिलीट हुए, ये लिखा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की सर आज की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। 34 lakh applied to 19 appellate tribunals set up by Supreme Court. The tribunals which were set up late, given no deadline, even though an election was looming close, and whose functioning continues to be clouded with confusion, restored only 139 names before the first round of voting and 1,468 names before the second. तो 34 लाख ये इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है सर। मतलब मैंने इंडियन एक्सप्रेस का भी रिपोर्ट खोल लिया है और अच्छा। उसमें भी जो लिखा हुआ है कि 27 लाख लोग जो है बस देखते रह गए, वोट नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था, ये नहीं लिखा है। इसमें लिखा है एज बूथ्स अक्रॉस द स्टेट क्लोज्ड, fewer than 2,000 of the 34 lakh odd pending appeals had been cleared by the 19 appellate tribunals appointed on Supreme Court orders in March. That's what I'm saying. 34 lakh. तो जितने लाख लोग कटे, जैसे आपका जो टोटल आंकड़ा है वो 89 लाख का है, जो बांग्ला जो यहाँ के जो खबरों के माध्यम है वहां पे 92 लाख लिखा है, लेकिन जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है ना वो कहीं पर भी इतना हाई नहीं है और हो भी नहीं सकता। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जब कोर्ट जाने की बात होती है, ट्राइब्यूनल एक प्रकार का कोर्ट ही होता है जहां पे बहुत जल्दी सुनवाई हो जाती है, तो आम आदमी भी घबराता है और कई बार ये जाता ही नहीं है। और इसमें जो बाकायदा जिस तरह से जाना चाहिए फॉर्म 6 के साथ, उस तरह से जितने लोग गए उसमें से जो है कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। अब जो आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि जो सुरक्षा कर्मी जो वहां पर सेंटर से गए और उनको जो डिप्लॉय किया गया, तो ये तो सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं जिस प्रकार से वोट 2021 में और 2024 में भी डाले गए थे। आप अगर आंकड़ों की ही बात करें तो अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से 7 लाख के ऊपर वोट से जीते थे। ये विधानसभा चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं 90 से राष्ट्रीय पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूं, हाँ मतलब देख रहा हूं ध्यान से, और सबसे पहले मैंने सुना था कि आंध्र प्रदेश के एक जगह से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, वो 5 लाख वोट से जीते थे। फिर उसके कई साल बाद मैंने रामविलास पासवान के बारे में सुना कि हाजीपुर से उन्होंने नरसिम्हा राव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उनकी आत्माएं भी सोच रही होंगी कि 7,28,000 वोट से कैसे जीता जा सकता है। तो अभी 2.5-3 महीने पहले की बात है कि अभिषेक बनर्जी के केंद्र में, जो लोकसभा केंद्र है डायमंड हार्बर, वहां तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। तो एक गुट जो है, एक गुट ने पीटा, दूसरा जो है वो पीटा। जो पीटा वो कैमरा के सामने आके सब कुछ उगल दिया कि इस तरह से हमने अभिषेक बनर्जी को जितवाया था। अंदर जो अफसर थे वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम जितनी मर्जी वोट डाले जा रहे थे। इस बार का जो अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी कई ऐसे हुए, हालांकि जो है पॉलिटिकल मर्डर वो इलेक्शन के 2 दिनों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल एक भी मर्डर नहीं हुआ, लेकिन फिर एक जवान को गोली लगी, ऐसी एक घटना घटी, और उसके बाद एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हुई। 2 जो पोलिंग डेट्स थे उनके बीच में एक दिन, पोलिंग डे को नहीं हुआ। तो हिंसा तो हुई कई जगहों पे, जैसे बीरभूम में एक मैंने वीडियो डाला है, एक व्यक्ति जिनका घर पोलिंग बूथ के पास था, वो अपनी बैल्कनी से देख रहे थे कि एक आदमी जो है एक बार घुस रहा है, बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, इस तरह से। उसके बाद कुछ और भी लोग ऐसे आने जाने लगे, तो उन्होंने नीचे आकर, अपने घर से नीचे आकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो उनकी बहुत कुटाई हो गई वहां पर। सिर्फ यही नहीं, जब पुलिस वाले उनको बचाने आए तो पुलिस वालों ने जो उसको कॉर्डन ऑफ कर रखा था, उस बीच में जो थोड़ा बहुत गैप था, जबकि उनको पुलिस की जीप में भी चढ़ा दिया गया, वहां पर भी उन पर लात घुसे चल रहे थे।
उसके बाद जब सीआरपीएफ के जवान आए वहां पर, तब जाके स्थिति संभली। जी। कई जगहों पर, जैसे बायरन बिस्वास एक है, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस सीपीएम करके फिर तृणमूल कांग्रेस में आए। सागर दिघी एक जगह है, वहां से वो लड़ते हैं। उनका वीडियो आपने देखा होगा कि रात को शराब पी के कैसे शोर मचा रहे थे। चुनाव हो चुका था और स्ट्रांग रूम के बाहर जहां ईवीएम रखा होता है वहां गाली गलौज कर रहे थे पुलिस के नाम से। और जो सेंटर के जो सीएपीएफ के जो जवान हैं वो जो है वो हतवाक होके देख रहे थे कि अगर पुलिस हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही तो हम क्या करें, चुपचाप खड़ी थी। कई और जगहों पर ऐसा देखा गया। अभी भी ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि 3-4 घंटे तक वोटिंग नहीं हुई, लोग परेशान थे, बाहर लाइन में खड़े थे। अंदर हमने इतने बड़े पैमाने में तो कभी नहीं सुना कि ईवीएम खराब है। उसके बाद जो फालता जो जगह है जहां पर अभिषेक बैनर्जी का जो गुर्गा जहांगीर खान, जिसको धमकाने ये यूपी से अजय पाल शर्मा गए थे, उनके सेंटर पे देखा गया क्या हाल है ईवीएम का। अब इस तरह से आज जो वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो अग्रवाल जी कहते हैं कि कुल 77 ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर की गड़बड़ी पाई गई है। और आज सुबह की खबर है, अभी का कुछ लेटेस्ट अपडेट और होगा, तब तक उन्होंने 23 ऐसे पोलिंग बूथ का कंफर्म कर दिया था कि यहां पर जो है गड़बड़ी है, इसलिए रीपोलिंग होगी, जो कि 2 मई से पहले कर लिया जाएगा। तो इसलिए गड़बड़ी तो हुई है, ऐसा नहीं है कि एकदम टोटल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। अब जहां जहां पर जाके फोर्सेस ने हस्तक्षेप किया, हमें यह नहीं पता कि उनके हस्तक्षेप से पहले कितना काम बिगड़ चुका था ऑलरेडी, ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन सब कुछ मिलाकर मैं अगर वापस आपके पहले प्रश्न में आऊं तो क्या लग रहा है, फिर भी बीजेपी की तरफ हवा लग रही है। अब ये बताइए सर, क्या इसका एक सीधा सा कारण, मेरा आखिरी सवाल है, क्या इसका एक सीधा सा कारण बंगाली अस्मिता का जो पिच, जो कैंपेन ममता बनर्जी सालों साल लॉन्च करती रही है, वो फेल होना है और हिंदू वोटों का बीजेपी के पक्ष में ज्यादा पोलराइज होना है? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़े उसको केवल नेगेटिव कैंपेन नहीं करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने पिछले 15 साल में क्या किया, इसका लेखा जोखा देने के बजाय वो केवल बीजेपी पर हमला करते रहे। और हमला करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो हास्यास्पद थे। मतलब बीजेपी इतने सारे राज्यों में राज कर रही है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमें तो कोई मछली खाने से रोकता नहीं है। और कहीं पर भी किसी राज्य में कोई भी पार्टी लड़े तो वहां का स्थानीय नेता ही लड़ता है, वो दिल्ली से आया हुआ कोई नेता नहीं लड़ता। तो आपके पास जितने बनर्जी चटर्जी घोष दत्ता हैं, उनके पास भी उतने ही बनर्जी चटर्जी घोष दत्ता हैं। आप किस बंगाल की अस्मिता की बात कर रहे हैं? और बंगाल की अस्मिता की अगर आपको इतना ख्याल होता, बांग्ला भाषा के लिए आपने क्या किया है? आपने तो बांग्ला भाषा के साथ छेड़खानी करके, जैसे इंद्रधनुष को बांग्ला में रामधनु कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया क्योंकि आपको वो कम्युनल लगा, आपने उसका नाम रंग धनु रख दिया। आपके स्कूल की किताबों में आकाश को आसमान बोला जाता है। जल जो है, जल हम लोग तो बांग्ला में जल बोलते हैं, हम लोग पानी नहीं बोलते, वहां उसको पानी कर दिया गया। ठीक है, वहां पर मौसी को जो है खाला कर दिया गया, बाबा को अब्बा कर दिया गया। अरे किताबों में, स्कूल की किताबों में। तो ये कहां की बंगला अस्मिता है? केवल यही नहीं, आप शहर शहर गांव गांव जाइए, रोड साइन जो लिखा होता है ना, रोड साइन लिखा होगा किसी भी भाषा में। जी, पिछली बार आपने ये, और ये बहुत चर्चा का विषय बना था आपका ये पिछली बार बताना। हाँ, इसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां आई। आप उर्दू में रोड साइन कब लिखेंगे? जब आपको विश्वास होगा कि लोग उर्दू पढ़ सकते हैं। हाँ, है ना? अगर कोई पढ़ ही नहीं पाएगा तो आप क्यों लिखेंगे? तो आपने लिखा है, मतलब भारी संख्या में यूपी और बिहार के मुसलमान वहां रहते होंगे, क्योंकि ये तो घुसपैठिए भी नहीं पढ़ पाएंगे। घुसपैठियों की भाषा तो बांग्ला है। उन्होंने उस मुद्दे पर एक अलग देश बना लिया, पाकिस्तान के साथ रहने से मना कर दिया उन्होंने। तो ये आप किसके लिए लिख रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका।
इसलिए सवाल हाँ जरूरी है सर ये, क्योंकि उर्दू भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोई दिक्कत लिखी नहीं, क्यों गई ये समझना मुझे जरूरी खुद है। उर्दू आती है, मैंने उर्दू में पढ़ाई की है बकायदा, मेरे बिल्कुल पास जो है उर्दू का भी डिप्लोमा है। जी। बहुत अच्छी भाषा है, भारत की हाँ भाषा है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन बंगाल में उसका लिखा जाना रोड साइड पर जरूर एक सवाल खड़ा करता है, बिल्कुल स्वाभाविक जी सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस का जो प्रचार हुआ है उसके भी बहुत सारे बैनर्स उर्दू में लिखे गए थे। और इसके अलावा देखिए, हिंदू मुस्लिम इशू तो इस बार था ही, लेकिन हाँ अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था। बेरोजगारी जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी। एक समस्या जो बहुत ज्यादा इमोशनली इंसान को हिला देती है, वो है महिलाओं की सुरक्षा। वो तो इतना ज्यादा खतरनाक था, और ये सारे मुद्दे 2021 में भी थे, लेकिन उस समय बीजेपी मजबूत नहीं थी। और हम्म, बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक और गलती की थी। आप याद कीजिए, 5 साल पहले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के स्पीचेस, भाषण जो उन्होंने बंगाल में जाकर दिए थे, उनके स्पीचेस और उनका मैनिफेस्टो अगर आप कंपेयर करें तो कोई मेल नहीं मिलेगा आपको। हम्म, मैं 2021 की बात कर रहा हूं। जी। वो विकास की बात कर रहे थे, जबकि उनका जो मैनिफेस्टो था वो हिंदुत्व की बात कर रहा था। उसमें बंकिम हम्म, चंद्र चटर्जी थे, उसमें स्वामी विवेकानंद थे, उसमें ऋषि और अरबिंदो थे। अब आपको पता है कि कुछ भी जो डॉक्यूमेंटेड काम होता है वो आम आदमी पढ़ता नहीं है। हम्म, आम आदमी तो प्रधानमंत्री को सुनेगा ना, कागज हम्म, में क्या लिखा हुआ ये नहीं देखेगा। वो हम्म, गलती इस बार उन्होंने नहीं की। शुरुआत से ही हिंदुत्व पे जोर रहा, प्रधानमंत्री का भी, गृह मंत्री का भी, शुभेंदु अधिकारी का भी, शमीक भट्टाचार्य का भी, हर कोई और ऐसे नारा कि लगा जो, दिया, हिंदू हिंदू भाई भाई। बिल्कुल जो बिंदु बिल्कुल, अधिकारी ने खुद। उन्होंने कह दिया ये अस्तित्व की लड़ाई है। और काफी हद ओ, तक बात सही है, कई जगहों पर अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है ये। मतलब हम्म, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर 2026 भी भाजपा नहीं आ सकी तो बंगाल भारत से निकल जाएगा, वो बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। माय और गॉड। कल्चरली कल्चरली हम तो देखते हैं कई जगहों पर, जैसे कि इस्लाम में एक चीज होती है इज्तिमा। इज्तिमा में आप बांग्लादेश के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, हम्म, ट्रेनों की छत पर बैठ बैठ के लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है हम्म, जहां पे इस्लामिक डिस्कोर्स होता है ना। तो पश्चिम बंगाल के कई ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। भारतीय रेल में तो अब तो छत पे सवारी करना संभव नहीं है, लेकिन अंदर से लद के आते हैं। तो छत पे हम्म, सवारी करेंगे तो शौक लग जाएगा। वहां पर तो बांग्लादेश में अभी भी डीजल ट्रेन चलता है, इसलिए छत पे वो बैठ जाते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन है नहीं वहां पे। लेकिन भीड़ वैसी ही होती है, पूरा का पूरा स्टेशन जैम हो जाता है। फिर वो इकट्ठे जो है उनका एक तो नमाज पढ़ी जाती है, नमाज के अलावा वहां पर तकरीर होती है। तकरीर जो होती है वो पूरी सियासी तकरीर होती है। और अच्छा इस बार एक मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह है कि इस बार मुसलमान तृणमूल कांग्रेस से काफी नाराज थे। अच्छा। उन्होंने उन्होंने कहा कि 15 साल तक इन्होंने न केवल हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, चलो किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर राज्य में किसी ना किसी के वोट बैंक हैं। लेकिन जहां पर उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, वो ये कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो दिल्ली में संसद में पारित हुआ, उसको ममता बनर्जी ने वादा किया था वहां के मुसलमानों से, मैं यहां लागू होने नहीं दूंगी। लेकिन वो बैकडोर से उसकी एंट्री हो गई। इसके कारण मुसलमानों में सबसे ज्यादा क्षोभ है इसको लेकर कि तो आपने किसके हमसे पास वादा गए हैं किया वो था। वोट करने? वो वोट किसको दिया है उन्होंने? आईएसएफ को और एजेयूपी को। ओ, आईएसएफ है, इसका लाभ मिल सकता है बीजेपी को, हाँ। आप ये कह रहे हैं? तो जो मैंने कहा कि आपको ओवैसी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, आपको इन पार्टियों के बारे में पूछना चाहिए था। हाँ, तो मैंने नहीं पूछा सर ओवैसी के बारे में, मुझे मालूम नहीं, था। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, वो जो हाँ, पत्रकार गए थे जो पूछ रहे थे वहां सौजन्य, पर। आप जैसे मूर्धन्य जो पत्रकार हैं उनसे कुछ बातचीत का लाभ मुझे हुआ, और मैं हाँ जानता हूँ ओवैसी की लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे है। हाँ। तो फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के एक रेल मंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी के जमाने में, एबीए गनी खान चौधरी, अच्छा। अबू बरकत अब्दुल गनी खान चौधरी। वो मालदा से हम्म, आते थे, और मालदा में उनकी ऐसी पकड़ थी कि जब सीपीएम का राज चलता था पूरे राज्य में, तो भी मालदा में उनको कोई नहीं छेड़ सकता था।
इतनी मजबूत पकड़ थी। और उसके पीछे कारण ये था कि वहां के लोकल के एक पीर बाबा है, वो उन्हीं के परिवार से। तो जैसा हमारे देश का विशेषकर जो गांव का आदमी है, तो वो थोड़ा सा सामंतवादी, थोड़ा सा फ्यूडल टाइप का होता है। अगर कोई किसी परिवार से है तो उसका वो सम्मान करता है। तो इसलिए जो है उन्हीं के रिश्तेदारों में आते हैं अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और दूसरे तृणमूल कांग्रेस से निकले हुए हुमायूं कबीर, उनकी पार्टी है आम जनता उन्नयन पार्टी। ये दो पार्टियां जो है, एक का वर्चस्व मालदा में है, एक का मुर्शिदाबाद में। वैसे हुमायूं कबीर ने कोशिश की थी कि पूरे बंगाल में जहां जहां मुस्लिम कम से कम 15-20% है, वहां वहां वो अपने उम्मीदवार खड़े करें। उन्होंने कई जगहों पे किया भी है, लेकिन उनको सफलता उन्हीं जगहों पे मिलेगी। वो जो तीन जिले हैं, वहां के विधानसभा क्षेत्रों में सफलता उनको मिल सकती है। बाकी जो पश्चिम बंगाल है, उसमें तो मुसलमान का वोट टीएमसी को ही गया है। लेकिन इस बार जो है, जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है ना, उसका असल में उस प्रार्थना का या उस गीत का जो नाम है भारत भाग्य विधाता। तो इस बार बंगाल भाग्य विधाता जो है वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। इसलिए बंगाल का भाग्य विधाता हिंदू इसलिए है क्योंकि टीएमसी का जो मुस्लिम वोट है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया था, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। और उस सैचुरेशन पॉइंट से अब आईएसएफ और एजेयूपी की वजह से वो घटा है। पिछली बार का उनका परफॉर्मेंस था 91 आउट ऑफ 100। 100 मुस्लिम बहुल इलाकों में से 91 में वो जीते थे। अब कहा जा रहा है कि वो 30 से ज्यादा नहीं जीत सकते ऐसी सीटों में। माय गुडनेस, ये तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये सब उन पार्टियों में चली गई, वोट सारे उधर चले गए। और वोट जहां नहीं गए, उधर जहां टीएमसी को मिले भी, वो हिंदू बहुल इलाके हैं। और इस बार हिंदू, जनरली क्या होता है कि पिछली बार हमारी आपसे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि वहां ऐसी स्थिति है डेमोग्राफी की कि एक तरफ जहां पे 30 से 35% मुसलमान वो पूरा टीएमसी को वोट दे रहे हैं, बाकी रहे 65 में से आधे वामपंथी और वोक है, तो भाजपा के लिए लड़ने के लिए बाकी क्या रह जाता है? ये मैंने आपको पिछली बार कहा था। जी। लेकिन इस बार मुझे खबर मिल रही है कि 70 से 80% बंगाली हिंदुओं ने बतौर हिंदू वोट किया है, अपने आप को हिंदू मान के वोट किया। दो बातें जो पिछली बार आपने कही थी और इस बार आप कह रहे हैं, दो बातों का फर्क है। एक तो ये कि जो मुस्लिम सीट्स थी, जो आपने कहा ना 100 में से 91 तृणमूल कांग्रेस के पास थी, वो घटकर आ जाएंगी तकरीबन 30। तो ये 61 सीटों का नुकसान तो मुस्लिम बेल्ट में टीएमसी को हो रहा है। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये कि इस बार हिंदू वोट पोलराइज होके अगर 70% बीजेपी के पक्ष में गया है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बेशक। और ये कैलकुलेशंस को, तृणमूल कांग्रेस की कैलकुलेशंस को पूरी तरह से बिगाड़ देने वाला फायदा है बीजेपी। ये एक कारण इसके पीछे ये भी है कि लगातार जो है सीपीएम की पैठ कम हो रही है वहां पे। जितने वर्ष बीत रहे हैं, जितना और चुनाव आ रहा है, वो और कमजोर होती जा रही है। इसलिए उनके जो वोटर्स थे वो सोच रहे इनको वोट देकर फायदा क्या है, ये जीत तो पाएंगे नहीं, हमारा वोट खराब होगा। तो कई वामपंथियों ने, जो हिंदू हैं, उन्होंने वोट दे दिया बीजेपी को। कई कांग्रेसियों ने, कांग्रेस एक सेंटर बताते हैं आपको, बहरमपुर, जहां से अधीर रंजन चौधरी आते हैं, उनको हरवा दिया गया सिर्फ मुस्लिम के नाम पर, यूसुफ पठान को गुजरात से बुलवाकर। लेकिन वो उनका इलाका है, इतने बरसों से वो वहां से सांसद है। तो उनके जो समर्थक है, उनमें ऐसी बात चल रही थी कि अगर अधीर बाबू नहीं जीत सकते तो बीजेपी को ही दे देते हैं वोट। कम से कम जीतने की संभावना तो होगी। जी। मतलब और लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थकों को लगा के जब ये लोग नहीं जीत सकते तो अपना वोट बेकार करने की जरूरत नहीं है। और उनके अंदर का हिंदू भी जाग गया, और वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। बहुत इंटरेस्टिंग। अधीर बाबू थोड़े से आधे मन से भी लड़ रहे थे
क्योंकि वो हारे, जो वो संसद का चुनाव था और ये विधानसभा का चुनाव है, उनका शायद पूरा मन भी नहीं लग रहा था प्रचार में। मुझे ऐसा लगा, उनके कैंपेन को देखकर मुझे ऐसा लगा। और वो ऐसे विरोधी नेताओं में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको बहुत पहले से ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों फील आता है सर कि वहां का जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता और नेता है बंगाल के भीतर का, उसका साइक और उसके सोचने समझने और निर्णय लेने का तरीका बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से काफी करीब है। क्या ऐसा है क्या? देखिए, जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था और आडवाणी की रथ यात्रा बंगाल पहुंची थी, तो जितने लोग पॉलिटिकली कन्वर्ट हुए थे वो सब के सब कांग्रेस सपोर्टर थे, सीपीएम सपोर्टर नहीं थे। क्योंकि सीपीएम में और आरएसएस में एक समानता है, वो है अनुशासन। वो फट से पार्टी नहीं छोड़ते हैं। ये बात आप कांग्रेस के बारे में या फिर भाजपा में जो लोग आरएसएस के नहीं हैं उनके बारे में नहीं कह सकते। उनकी लॉयल्टी बहुत जल्दी डगमगा सकती है। तो कांग्रेस वालों की लॉयल्टी तो थी, फिर भी जैसे मैंने कहा कि जो वहां एबीए गनी खान चौधरी को कोई हरा नहीं सकता था सीपीएम के जमाने में भी, मालदा में। तो उनका जो जेनरेशन है धीरे धीरे वो बूढ़े हो गए, चल बसे। उनके बच्चे जो हैं उनमें उतनी शिद्दत के साथ लॉयल्टी नहीं है जितने की उनके बाप दादाओं में थी। जैसे मैं कलकत्ता का हमारे फील्ड से अगर तुलना करूं तो दो बड़े अखबार हैं कलकत्ता के, टेलीग्राफ और स्टेट्समैन। तो वहां जर्नलिस्ट के सर्कल में ये बोला जाता है, जब भी बंगाल में एक बच्चा जन्म लेता है तो टेलीग्राफ को एक नया सब्सक्राइबर मिलता है, जब भी एक बूढ़ा मरता है तो स्टेट्समैन का एक ग्राहक कम हो जाता है। तो यही बात कांग्रेस के समर्थकों के ऊपर लागू होती है। जैसे जैसे ये लोग बूढ़े हो रहे हैं, जो पिछले जो लॉयलिस्ट्स हैं उनके बच्चों में वो बात नहीं रही कि वो कांग्रेस के साथ चिपके रहे। खासकर ऐसे में जब राहुल गांधी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, वो तो चले गए निकोबार आइलैंड में। अभी पता नहीं क्यों, उनको रहना चाहिए था कम से कम कल तक। जी, बिल्कुल। भाई नेता इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल, ये डिसएंगेजमेंट उनका साफ समझ में आता है। हम लोगों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, यही सत्य है, फिलहाल यही तथ्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फिर कुछ इंसाइट्स दी मुझे। और निश्चित रूप से जो लोग वीडियो देखेंगे थोड़े ज्यादा उन सबको जी, एक जो आंकड़ा मैं शुरुआत में ही कहना चाहता था वो बात रह गई। मैं आपको आंकड़े दे दूं, मैं सीट नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मैं आंकड़े दे देता हूं। पिछली बार 83% वोट हुआ था, इस बार 92.5% वोट हुआ। ये बात मानकर चलिए कि पिछली बार आधे वोट फर्जी डले थे। अच्छा। और कई लोगों को वोट करने नहीं दिया गया था, जिस तरह से मैंने कहा कि या तो घर पे आके धमकाया जाता है या पोलिंग बूथ के रास्ते में आपको रोक दिया जाता है या पोलिंग बूथ में ही रोक दिया जाता है। बोलता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका वोट डल चुका है। ठीक है, तो अगर 83% हम 2021 का मानकर चले तो उसका आधा हो गया 41.5%। मतलब 41.5% ऐसे लोग जो फर्जी वोट डाल गए थे वो इस बार डाल नहीं पाए। ऊपर से जो लोग वोट डाल नहीं पाए थे पिछली बार, उन्होंने इस बार वोट डाला। वो अगर तृणमूल कांग्रेस के वोटर होते तब वो पिछली बार भी उनको डालने दिया जाता। तो ये जो 92.5% है वो केवल आप इस तरह से मत सोचिए कि वो लगभग 10% ज्यादा है 83 से, क्योंकि उस 83 में ही तो घालमेल था ना, वो पूरा का पूरा वैलिड वोट नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कितनी दयनीय हो सकती है कि एक तो उनके जो जिसको छप्पा वोट कहते हैं वो चल नहीं पाया, दूसरा जिनको उन्होंने वोट करने से पिछली बार रोका था वो आकर वोट करके चले गए। अब क्या हो सकता है? इसलिए मैं आखिरी एक बात कहता हूं, कल शाम एग्जिट पोल्स में आपने जो कुछ भी देखा, चाहे भाजपा के पक्ष में या तृणमूल कांग्रेस में, उसमें एक बहुत बड़ा एरर मुझे दिखा। वो है कि कांटे की लड़ाई नहीं है ये।
कांटे की लड़ाई नहीं है। अगर भाजपा जीतती है, अगर, तो बड़े मार्जिन से जीतेगी। मतलब ऐसा नहीं कि, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ बता रहे थे ना कि 148 जो है वो मिडवे मार्क है, तो 150 मिलेगा, 160 मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। अगर जीतती है, ये इतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी बड़े मार्जिन में जीतेगी। और अगर नहीं जीत पाती है, सुनिए, दूसरा सिनेरियो सुन लीजिए, अगर टीएमसी की सरकार रह जाती है तो मार्जिन बहुत कम होगा। और वहां पर अटकलें ये लगाई जा रही है, हालांकि ये थोड़ा सा मुझे एज जर्नलिस्ट कहना इररिस्पॉन्सिबल लगता है कि अगर भाजपा 135 145 तक पहुंच गई तो बाकी तो विधायक खरीद लेगी वो। बाकी जीतने की आवश्यकता नहीं, वो खरीद लेगी। ऐसे मजाक चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये मेरी अपनी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बीजेपी अगर जीतती है तो भारी मार्जिन से जीतेगी। ये 2-5 हारती है तो किसी तरह से हारेगी बस, और हारती है तो बहुत कम मार्जिन से किसी तरह से हारेगी, क्योंकि पिछली बार लॉक्ड 4 मई को हम फिर बात करेंगे, और अगर 4 मई को नहीं कर पाए तो 5 मई को करेंगे, ताकि ये जो आपने अनुमान जाहिर किए हैं इस पर थोड़ा सा और मंथन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।